हेलो दोस्तों, राहुल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा था, इससे पहले हम जर्नल एंट्रीज की 5 वीडियोस लेकर आए हैं। जर्नल एंट्री सीरीज़ की हमने 5 पार्ट बनाए हुए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सब रूल्स वगैरह बता रखे हैं और किस तरीके से एंट्री की जाती है वो सब कुछ बता रखा है। जर्नल एंट्री के 5 पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इस वीडियो में हम बना रहे हैं जर्नल एंट्री पार्ट 6 और इसमें हम एक प्रॉपर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है ये। तो ये सारी की सारी आप एंट्री देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2023 की ट्रांजैक्शन है सारी की सारी। जो आपकी पहली ट्रांजैक्शन है वो है 1 अप्रैल 2023। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो फिर करते हैं इसको। ये एंट्री आपकी होगी सबसे पहले आप लिखोगे 2023, फिर आप इस तरीके से लिखते चले जाओगे। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हमने आपको पहले भी बताई हुई है। इनसे पहले जो आपने वीडियो देखी होंगी उसमें आपने सीखा है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹40,000। अमाउंट डेबिट में डाल दीजिए और क्रेडिट में डाल दीजिए। ये आपकी पहली जर्नल एंट्री हुई है। एंट्री के बाद आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा, जिसको बोलते हैं बीइंग। यहीं ब्रैकेट में लिख देते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के नीचे जो एंट्री होगी उसके नीचे बीइंग में लिख देंगे या ब्रैकेट में लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड। वो छोटा सा ही लिखना है, जरूरी नहीं आप बहुत बड़ा लिखें। उसी को हम बीइंग बोल रहे हैं। फिलहाल मैं उसको नहीं लिख रहा क्योंकि हम यहाँ पे जस्ट जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है 3 अप्रैल की। वो होती है पेड इनटू बैंक ₹7,000। तो एंट्री होगी ₹7,000। तो एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹7,000। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। ये है आपकी 5 अप्रैल की एंट्री। आप देख भी सकते हैं, ठीक है। 5 अप्रैल की एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹15,000। ये एंट्री है आपकी 5 अप्रैल की। 15,000 रुपये का माल खरीदा। एंट्री हुई है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹15,000, ठीक है। इसके बाद 5 अप्रैल के बाद आपकी एंट्री आती है 8 अप्रैल यानी कि 8 अप्रैल सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹6,000। तो 8 अप्रैल की एंट्री हुई माल बेचने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹6,000। इसके बाद नेक्स्ट आती है 10 अप्रैल यानी कि 10 अप्रैल, और इस दिन एंट्री हुई है 10 अप्रैल को परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक ₹5,000। परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक ₹5,000। इसकी एंट्री कैसे होगी देखते हैं। इसकी एंट्री हुई परचेज फर्नीचर बाय चेक यानी कि 10 अप्रैल की एंट्री हुई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5,000। भाई यहाँ बैंक क्यों आया? यहाँ बैंक इसलिए आया क्योंकि आपने पेमेंट चेक से की है।
अगर क्वेश्चन में कभी भी ना दिया हो कि आपने चेक से पेमेंट की है या कैश की है तो आप अपने आप कैश मानेंगे, बट अगर क्वेश्चन में चेक लिखा है तो जहाँ पर आप कैश लिखते हैं वहाँ पर बैंक हो जाएगा। जैसे कि इससे पहले देखो यहाँ पे कैश है क्योंकि वहाँ चेक नहीं बोला, यहाँ पर भी कैश है क्योंकि यहाँ पे भी चेक नहीं बोला, इसलिए वहाँ पे हमने कैश ही लिखा है। अच्छा, इसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है 10 अप्रैल के बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है 12 अप्रैल, जो कि है सोल्ड गुड्स टू अमन ₹4000। 12 अप्रैल की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू अमन ₹4000। तो एंट्री होगी अमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹4000। ठीक है, तो ये है 12 अप्रैल की एंट्री जो कि लिखी है सोल्ड गुड्स टू अमन ₹4000। एंट्री होगी अमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹4000। अच्छा, अमन के बाद हमने अकाउंट नहीं लगाया क्योंकि जब पर्सन के नेम आते हैं तो हम अकाउंट नहीं लगाते, बट अगर आपको अकाउंट लगाना पड़े तो आप ऐसे लिख कर अकाउंट लगाएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से अमन्स अकाउंट, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो नेम ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे मैंने भी छोड़ दिया था, या फिर अमन्स लिखिए, अमन्स अकाउंट, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैं अकाउंट नहीं लिख रहा। ओके, चलिए इसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है 14 अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ₹10,000। आपने 14 अप्रैल को विजय से माल खरीदा है ₹10,000। आइए एंट्री करें 14 अप्रैल। लीजिए एंट्री होगी परचेजेज, एंट्री मैंने आपको पहले भी सिखाई थी, ठीक है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू विजय। अब देखो मैंने विजय में बस विजय लिखा, अकाउंट नहीं लिखा, बट अगर आपको लिखना होगा तो फिर से वही विजयज अकाउंट लिखना पड़ेगा। अमाउंट कितना है इस एंट्री का? अमाउंट है ₹10,000। लीजिए ये हो गई आपकी एंट्री माल खरीदने की। 14 अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय, क्योंकि आपने 14 अप्रैल को विजय से माल खरीदा है 10,000 रुपए का। तो आइए फिर नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं और अगली एंट्री है अप्रैल 15। तो इस दिन क्या हुआ? रिटर्न गुड्स टू विजय। इसका मतलब ये है कि आपने पक्का विजय को माल वापस करा है। विजय को माल क्यों वापस करा होगा? क्योंकि विजय से माल खरीदा होगा और हो सकता है कि उस माल में कुछ कमी हुई हो या कमी आ गई हो, कोई डिफेक्टिव पीस हो सकते हैं, इसीलिए आपने उनको माल वापस किया। तो एंट्री होगी, देखो आप ये देखिए कि आपने विजय से माल कब खरीदा था। देखो ये खरीदा 14 अप्रैल को आपने विजय से माल खरीदा 10,000 रुपए का, बट अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि विजय को हमने माल वापस किया है कितने रुपए का? 2,000 का। इसका मतलब आप खुद भी समझ सकते हैं, फिर 8,000 रुपये रह जाएंगे। अगर आपने विजय से उधार माल खरीदा, अब यहाँ पे नाम लिखा है तो हम उधार ही मानेंगे ना कि उधार ही खरीदा होगा। तो 10,000 रुपये का माल था जिसमें से 2,000 का माल वापस कर देंगे, तो जो बैलेंस रह जाएगा विजय को पे करने के लिए वो रह जाएगा ₹8,000। तो फिलहाल हम 15 अप्रैल की एंट्री करते हैं और वो होगी ये 15 अप्रैल। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब भी कभी परचेज रिटर्न की एंट्री करनी हो तो बस एंट्री रिवर्स कर दीजिए। तो विजय टू परचेजेज, साथ में एक वर्ड और लगेगा रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट आएगा 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज। ओके, ये हुई है आपकी 15 अप्रैल की एंट्री, माल वापस करा है। लेकिन अब मन में याद रखना, उधार माल खरीदा था विजय से 10,000 रुपये का, माल वापस कर दिया है 2,000 रुपये का। अब विजय की लायबिलिटी यानी कि अब हमें जो विजय को पेमेंट करनी है वो सिर्फ 8,000 रुपीज़ करनी है, क्योंकि 10 में से 2 का माल तो वापस कर दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। 15 अप्रैल के बाद डेट आई है आपकी 16 अप्रैल की, और 16 अप्रैल को आपने अमन से पैसे रिसीव करे हैं 3,960, 3,960 इन फुल सेटलमेंट। अब ये फुल सेटलमेंट वाली बात उस दिन भी हमने बताई थी आपको, लास्ट वीडियोज में बता रखी है कि ये फुल सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट। यानी कि आपने जब किसी को मतलब पैसे ले रहे हो आप जब किसी से, और आप पूरे पैसे नहीं ले रहे हो, कम पैसे ले रहे हो और फुल सेटलमेंट मानकर आप पैसे ले रहे हो, तो मतलब साफ है कि आपने उसको डिस्काउंट दिया होगा। तो आइए एंट्री समझते हैं। देखो पहले आप अमन ढूंढो, अमन कहाँ है, कौन सी एंट्री में अमन की बात हुई है? ये
12 अप्रैल की एंट्री में आपने अमन को माल बेचा है 4000 का, ये बात क्लियर है। इसका मतलब, और आपने माल उधार बेचा है क्योंकि इसमें नेम था तो नेम में हम उधार मानते हैं, तो आपने एंट्री की थी अमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹4000। लेकिन अब आप अमन से पैसे ले रहे हो 3960 रुपये, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि आपने अमन को 40 रुपये का डिस्काउंट दिया है। उसकी एंट्री मैं आपको बताता हूँ। देखिए एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले डेट डालिए 16 अप्रैल। अब नॉर्मल पैसे लेने की एंट्री समझिए। नॉर्मल पैसे लेने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू अमन। अब आपको अमन से वैसे तो लेने थे 4000, ध्यान से समझिए प्लीज, आपको अमन से वैसे तो लेने थे 4000। अगर 4000 आते तो मैं नॉर्मल एंट्री ये लिख देता, मैं लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू अमन 4000 और 4000, बट ये नॉर्मल केस होता कि 4000 थे 4000 आ गए। मगर हुआ क्या, इस एंट्री में 3960 रुपये आ रहे हैं, तो मतलब साफ है कि 4000 रुपये तो आ नहीं रहे, तो कैश के आगे आप 4000 नहीं लिख सकते, आपको कितना लिखना पड़ेगा 3960, क्योंकि जितने आ रहे होते हैं उतने लिखोगे। लेकिन अब सवाल उठ जाता है कि आने तो 4000 थे, ये 3960 यानी कि कम आए हैं, तो इसका साफ मतलब है आपने डिस्काउंट दिया है। अब बैलेंस जो बचेगा वो 40 रुपये वो डेबिट में आ जाएगा, और उसी को तो हम नाम दे देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, उसी को तो हम नाम दे देंगे। तो जो पूरी एंट्री हुई है 16 अप्रैल की, डिस्काउंट वाली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमन, कैश में आएगा 3960, डिस्काउंट अलाउड में आएगा 40 रुपये, और अमन के सामने आएगा 4000 रुपये। ये है डिस्काउंट की एंट्री जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, प्लीज ध्यान से देख लीजिए एक बार। देखिए क्योंकि जब मैं एंट्री कर रहा था तो मेरी यहाँ पर जगह खत्म हो गई, तो वैसे अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन पेपर या कॉपी पे करते हैं या रजिस्टर में करते हैं तो आप तो आगे तक चलते रहेंगे, बट ये तो बोर्ड है, तो बोर्ड में मेरे को फिर अब इस तरफ लिखनी पड़ रही है। तो ठीक है, आप ऐसा ना समझे कि हम ऐसे ही बनाएंगे, हम तो सीधा सीधा नीचे जाते रहेंगे। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर जगह खत्म हो गई है, तो मैं अब यहाँ पर आगे की एंट्रीज करने वाला हूँ जो कि 16 अप्रैल के बाद शुरू हो रही है, और आपकी एंट्री है 18 अप्रैल की। तो आइए शुरू करते हैं। तो 18 अप्रैल की एंट्री आपकी होगी विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹1000। तो एंट्री होगी, आइए करके दिखाता हूँ। ड्राइंग्स की एंट्री होगी 18 अप्रैल की एंट्री आपकी होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या विड्रॉ किया है, गुड्स, विड्रॉ गुड्स, इसका मतलब आपने माल निकाला। मैंने पहले भी एंट्री बताई है, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट, रुपीज कितना 1000 रुपये। और इसके बाद नॉर्मल जो हम लाइन कर देते हैं आपको वो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये है आपके 18 अप्रैल की एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ₹1000। अच्छा, 18 अप्रैल के बाद जो एंट्री आती है वो आती है 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल को क्या हुआ है, आपने विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹1500। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकाला है 20 अप्रैल को। एंट्री देखिए प्लीज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए 1500, 1500 मीन्स 1500। 20 अप्रैल को आपने बिजनेस में से पैसे निकाले, और पैसे निकालने की एंट्री है। आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, जब माल निकालते हैं तो परचेज क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स फिर भी डेबिट होगा, और जब पैसे निकाल रहे हैं तो ड्राइंग्स फिर भी डेबिट हो रहा है, बट इस बार हम 2 में यानी कि क्रेडिट में कैश लिख रहे हैं। अगर आपने, मैं फिर बता देता हूं, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ रूल समझने के लिए इससे पहले के जो हमने पार्ट बना रखे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिए। हमारी जर्नल एंट्रीज की सीरीज चल रही है, आपको सारी जर्नल एंट्री आराम से समझ में आ जाएगी, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद 20 अप्रैल के बाद हमारी एंट्री आती है नेक्स्ट 24 अप्रैल को, जो कि है पेड टेलीफोन चार्जेस ₹1000। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल टेलीफोन चार्जेस, आप टेलीफोन एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, टेलीफोन
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 1000 रुपये, 1000। लीजिए, ये आपकी 24 अप्रैल की एंट्री, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये थी 24 अप्रैल को एंट्री, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि टेलीफोन के आपने बिल वगैरह कुछ पे किए होंगे। 24 अप्रैल के बाद आता है 26 अप्रैल। इस क्वेश्चन के हिसाब से 24 के बाद 26 की ट्रांजेक्शन है, 26 अप्रैल की। इस दिन पेड टू विजय इन फुल सेटलमेंट ₹7,850। देखो विजय की बात दोबारा आ गई। अब याद करो, हमने विजय के बारे में आपसे बोला था, अगर आपने इससे पहले की भी एंट्री देखी हो, आप चाहो तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए। उसमें हमने 10,000 का माल खरीदा है विजय से, फिर 2,000 का माल वापस भी करा है, तो कितना बैलेंस रह गया? 8,000 रुपये। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आप देखिए जरा ध्यान से, हम सिर्फ उसको 7,850 रुपये दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको 150 रुपये कम दे रहे हैं। तो यही है डिस्काउंट रिसीव। मैं एंट्री करके दिखाता हूँ, ये डिस्काउंट रिसीव की एंट्री है। तो नॉर्मल एंट्री सोचिए, आपके विजय को पे करने की एंट्री क्या होगी? नॉर्मल एंट्री सोचिए, मैं करता हूँ। 26 अप्रैल, लीजिए 26 अप्रैल, इस दिन आप विजय को पेमेंट कर रहे हैं, तो विजय को नॉर्मल पेमेंट करने की एंट्री ये होती, विजय डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमें को उसको 8,000 रुपये देने थे, मतलब हमें विजय को 8,000 रुपये देने थे, तो एंट्री ये होती। अगर 8,000 रुपये हम दे देते उसको, तो एंट्री क्या होती? ये एंट्री होती। पर बात तो सारी वही है, अगर ये एंट्री होती फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसमें कोई डिस्काउंट है ही नहीं। तो हम उसको 8,000 रुपये देने की बजाय हम उसको दे रहे हैं 7,850। तो अब आप कैश के आगे 8,000 लिख ही नहीं सकते, अब आपको लिखना पड़ेगा 7,850। लेकिन अब आप नोटिस कीजिए, डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल नहीं आ रहे, तो जो डिफरेंस आ रहा है वही डिस्काउंट है। और डिस्काउंट जब क्रेडिट में आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और ये आएगा 150 रुपये। तो ये देख लीजिए, ये एंट्री है। 26 अप्रैल विजय को पैसे दिए, देने 8,000 थे, बट हमने 7,850 दिए। प्लीज इन एंट्रीज को ध्यान से समझें, क्योंकि यही एंट्री डिस्काउंट की है, सबसे ज्यादा गड़बड़ और दिक्कत यहीं पर होती है। लीजिए, तो विजय को पेमेंट करी, विजय डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, देने 8,000 रुपये थे, तो विजय के सामने 8,000, बट हमने उसको दिए 7,850, और डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ 150 रुपये। ये हमने विजय को पेमेंट करने की एंट्री करी है 26 अप्रैल 2023 की। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है 28 अप्रैल, वो तो छोटी सी एंट्री है। 28 अप्रैल की एंट्री देखिए, आपने स्टेशनरी पे किया। स्टेशनरी तो आप समझते होंगे, जैसे रजिस्टर, पेन, पेंसिल, बुक्स वगैरह जो हम खरीदते हैं वो सब स्टेशनरी में ही आता है। और एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹200। ये हमने स्टेशनरी बाय करने की एंट्री की है। नियम वही लगा है, रूल, क्योंकि स्टेशनरी एक तरीके से एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। आपको हमने पिछली वीडियोस में भी ये समझा रखा है। अच्छा, 28 अप्रैल के बाद लास्ट एंट्री आती है 30 अप्रैल। अगर आप नोटिस करेंगे तो ध्यान से पढ़िए, 30 अप्रैल को लिखा है पेड रेंट ₹500 एंड सैलरी स्टाफ ₹2,000। इसका मतलब ये है कि आपने रेंट पे किया 500 रुपये और सैलरी पे की है 2,000 रुपये। तो साफ मतलब हो जाता है कि एक एंट्री में 2 एंट्री है। अब ये 2 एंट्री करेंगे कैसे? इन्हें कंबाइंड एंट्री बोलते हैं हम लोग। एंट्री देखिए, 30 अप्रैल की एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, मतलब जो जो एक्सपेंस है ना सब डेबिट करते चले जाओ। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट कितना दिया आपने? 500 रुपये, ठीक है। फिर आपने सैलरी दी है, सैलरी टू स्टाफ ₹2,000। एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट ₹2,000, ठीक है। इसके बाद आपने जब भी पेमेंट करी है तो कैश में करिए, क्योंकि कुछ बोला तो है नहीं। जब कुछ नहीं बोला तो हम कैश मानते हैं, अगर बोला होता चेक तो बैंक लिख देते हैं, बट फिलहाल हम यहाँ पे कैश लिखने वाले हैं। ये एंट्री होगी कैश अकाउंट से रुपीस कितना? 2,500। तो यानी कि हम इसको कंबाइंड एंट्री बोलते हैं, क्योंकि जब एक ही एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट या फिर एक से ज़्यादा क्रेडिट हो जाए तो उसको हम कंबाइंड एंट्री बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा डेबिट है,
यानी कि यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट है, एक रेंट अकाउंट और एक सैलरी अकाउंट। जब एक ही डेट पर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती हैं तो उसको हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं अगर एंट्री में डेबिट या क्रेडिट सेम है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कैश क्रेडिट ही होना है, तो हम दोनों की एंट्री सेम डेट पर कर सकते हैं। तो हमने ऐसे करी, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट है 500, सैलरी है 2000, टोटल हो गया 2500। बट अगर आप चाहते इनकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंबाइन करना भी ठीक है क्योंकि एक ही एंट्री में काम हो गया। तो हमने ये इलस्ट्रेशन की है जर्नल एंट्री के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी सिखाइए कि किस तरीके से जर्नल एंट्री करी जाती हैं अगर वो कॉमर्स से हैं। ठीक है, तो मेरा दूसरा कहना ये है कि हम इसके बाद और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिसमें हम अकाउंटिंग की और भी बातें सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें और पढ़ने हैं हमें अकाउंटेंसी के अंदर, आगे जाकर और भी क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस को हम जल्द से जल्द लाएं तो प्लीज़ इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।